नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल कंवल। बम्पर दिवाली एक तरह से जरूर ये मनती अगर महाराष्ट्र में भी वही होता जो हरियाणा में हुआ था। मोदी लहर कायम है, लेकिन 25 साल के अपने इतिहास में अभी महाराष्ट्र ने किसी पार्टी को सेंचुरी बनाते हुए नहीं देखा। वो भी हुआ, लेकिन बहुमत नहीं। बहुमत नहीं आया और इस वक्त सबकी नजर इस बात पर है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दो राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। मनीषा प्रियम, आपसे पहले माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं इस दौड़ में। अब जब बहुमत नहीं आया तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री की दौड़ में महाराष्ट्र में सबसे आगे कौन है? देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा जो है वो एक तरह से इतिहास रचा गया है। भाजपा पहली बार इस संख्या पे आई है, लेकिन ये किंतु परंतु की सरकार होगी। इसमें एक तरह से नत्थी की हुई सरकार होगी। और अगर हम देखें नत्थी की हुई सरकार में क्या वो बातें हैं जो मोदी जी चाहेंगे, न्यूनतम क्या वो चाहेंगे इस सरकार से कि नत्थी हो। आप जानते हैं कि कोलिशन पॉलिटिक्स उनको रास नहीं आता है, उनको रास नहीं आता, इधर साज उधर समझौता, बैसाखी के सहारे वो चलना नहीं चाहते। वो गोइट अलोन के बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो वो चाहेंगे कि अगर ये अलायंस हो भी तो कम से कम ऐसा दमखम वाला मुख्यमंत्री हो जो शिवसेना के जो नखरे हों और शिवसेना की जो बोल बयानी हो, क्योंकि शिवसेना अब नखरे और बोल बयानी की राजनीति बड़े जोर से करेगा। तो क्या आप गडकरी की तरफ इशारा कर रही हैं? मैं कह रही हूँ कि फडणवीस और मुंडे, अपनी प्यारी छोटी सी जो है पंकजा मुंडे जी, नई लेकिन उनके रैलीज में बड़ी भीड़ आई है। तो इन दोनों को बीजेपी चाहेगा कि ये भाजपा के भविष्य के चेहरे रहें। वो जमीन की राजनीति में, उनकी जनसभाओं में पंकजा मुंडे को तो तजुर्बा ही नहीं है, वो कैसे बन सकती हैं? मैं कह रही हूँ कि इन दोनों को वो जमीन की राजनीति से जोड़े रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए अभी वो एक अनुभव युक्त वैसा व्यक्ति जो गुणों के साथ, और वहाँ आप जानते हैं महाराष्ट्र में हमारे संघ जो है उसकी एक तरह से वही उसकी सीट भी है। तो पूरा का पूरा बल संघ लगाए और सोच समझ की बिल्कुल रणनीति जो सरकार, देखिए ये रोज रोज चलाई जाएगी। ये सरकार वैसी सरकार नहीं होगी कि हाँ एक बार मैंडेट दिया तो 5 साल, रोज रोज रणनीति तय की जाने वाली। एक पीछे एक बॉडी रहे। गडकरी कहते हैं कि वो नहीं जाना चाहते मुंबई, वो दिल्ली में रहना चाहते। आप गडकरी जी का नाम ले रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ एक थिंक टैंक बॉडी का रोल जो है वो सामने आएगा और वो बॉडी जो है शायद तय करे कि गडकरी जी भी इस रेस में आगे रह सकते हैं, कुछ और लोग भी दावेदार हो सकते हैं, लेकिन वो जो दमखम से चला सके अलायंस को और पीछे एक थिंक टैंक सजग रहे, संघ का फैसला होगा, सजग रहे, बरकरार। सीएम का चेहरा संघ का फैसला होगा। मैं कह रही हूँ कि थिंक टैंक बरकरार रहे सरकार में, इस तरह का दमखम वाली सरकार भाजपा की होगी और एक कुशल अनुभवी नेतृत्व वाला कोई व्यक्ति। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संबित, 111 सीटें अब तक बीजेपी आगे चल रही है 288 में से। लग रहा है कि बम्पर दिवाली नहीं हुई है बीजेपी के लिए। दिवाली तो हुई, अच्छी दिवाली हुई, लेकिन बम्पर दिवाली नहीं है। नहीं, मैं ऐसे तो बम्पर दिवाली ही कहूँगा। जिस प्रकार से 25 वर्षों तक किसी ने भी शतक नहीं लगाया था महाराष्ट्र में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 50 से कम सीटें लेकर आई थी, इस बार शतक पार कर चुकी है। और वहीं हरियाणा में 4 से 50 तक का सफर, 50 से ऊपर का सफर पार कर रही है, तो मतलब बहुमत की सफर पार कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये बम्पर दिवाली ही कहलाएगा। सैफरन संडे को बड़ा सीरियसली ले लिया आपने, कपड़े भी वैसे ही पहन सभी भगवा रंग पहन के आ रहे हैं। निर्मला, स्मृति, संबित, ये ड्रेस कोड है क्या बीजेपी का आज का? नहीं, ये हिंदुस्तान के सैक्रिफाइस का रंग है। हमने बचपन से पढ़ा है कि बलिदान का रंग भगवा होता है। जो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है, वही सैफ्रनाइज है। मनीषा जी पूछ रही है किसने बलिदान किया, लेकिन इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब के सामने, डॉक्टर संबित पात्रा के सामने ये मुद्दा आते ही बड़े भावनात्मक होकर, वो भावुक होकर ऐसी बातें करने लगते हैं। जरा ठोस हकीकत पर आते हैं संबित जी। हरियाणा में स्पष्ट बहुमत है, बम्पर दिवाली है। महाराष्ट्र की तरफ देखिए, महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो ये है कि आप अभी भी लगभग 30-32 के आसपास स्पष्ट बहुमत से दूर हैं। किससे हाथ मिलाएंगे? शिवसेना को शायद जरा टाइट करने के लिए उधर एनसीपी से भी दरवाजा खोल रहे हैं आप लोग। देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय है कि अलायंस होता है नहीं होता है, किस प्रकार क्या होता है, ये मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है।
आपको पता है शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड भी मिल रही है, मिलने के पश्चात निर्णय लिया जाएगा, निर्णय आपको पता चल जाएगा। ये एक तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। बाईं तरफ खड़े हैं ओम माथुर, जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। महाराष्ट्र चुनाव में इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया। उनके बगल में हैं देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष, उनको लड्डू खिला रहे। तो कहीं ना कहीं नलिनी जी ये संकेत है। और ओम माथुर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत नज़दीक हैं और स्ट्रैटेजी मास्टरमाइंड करने के लिए इन्हीं को बैकरूम में बैठाया गया था। मुंबई में कई दिन बैठे रहे। तो अब क्या ये माना जाए कि कम से कम मोदी के मन में या अमित शाह के मन में ये है कि लड्डू खिलाया जा रहा है देवेंद्र जी? तो ये कह रहे होंगे कि ये लड्डू बाद में खिलाएगा, पहले कहिए पुराना नारा केंद्र में नरेंद्र और यहाँ देवेंद्र चलेगा या नहीं चलेगा? ये देखिए, इसका जो जवाब है ना वो मुझे लगता है कि आज 4 बजे तो आपको मिलने वाला नहीं है, जो कि शिवसेना जो कि यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, शिवसेना भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये जो है अब मन मुटाव, मान मुनव्वल, ये सब चीज़ें चलेंगी क्योंकि इस वक्त सौदेबाजी चल रही है। मैं आपको तब भी कहना चाहूँगी कि मुझे कतई संभावना नहीं दिखती कि जो भाजपा है वो एनसीपी के साथ जाएगी। इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ बात किया ना, नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यहाँ पे अजीत पवार के पास ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे हुए, लगता नहीं है। तो अब जो रह गई बात सीमित वो शिवसेना और भाजपा का। अब वहाँ पर कई मुद्दे हैं, कितने मंत्रालय, कितने डिपार्टमेंट, कितना किस तरह से प्रोटोकॉल होगा, कौन किसका, तो इसमें समय लगेगा। लड्डू वाली तस्वीर आ गई। देवेंद्र फडणवीस पहले बहुत मोटे हुआ करते थे गडकरी जी की तरह, लेकिन अब थोड़े पतले हो गए। इनको बड़ी उम्मीद थी कि सीएम बन जाएंगे, अभी भी उम्मीद इनकी है कि सीएम बन जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होगा। इनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ देर पहले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल और केवल बीजेपी का होगा। वहीं संजय राउत जो कि सामना के संपादक हैं, साथ के साथ शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि क्या गलत है अगर हम सोचें कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। तो कुर्सी की दौड़ शुरू हो गई दोनों के बीच। फडणवीस की संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। बहुत अच्छी सीटें चुनकर आ रही है, जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है और अभी तक जो ट्रेंड्स है उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो हम बन गए हैं। लगातार हमारी सीटें बढ़ रही है और पिछले चुनाव के तुलना में अलायंस न रहते हुए भी करीब 2.5 से 3 गुना हमारी सीटें बढ़ती हुई हमको दिखाई देती है। तो जनता ने एक अच्छा हमको मैंडेट यहाँ पर दिया है और आगे की हमारी रणनीति क्या होगी ये तो हम पूरे रिजल्ट आने के बाद कहेंगे। पर आज इन ट्रेंड्स को देखते हुए मैं इतना ही कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। एक पारदर्शी सरकार हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। संबित पात्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मीम अफजल साहब भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब के पास जाने से पहले, क्योंकि वहां पर तो अब लुटने का फसाना है जिस पर पोस्टमार्टम करने में बड़ा दुख होगा मीम अफजल साहब को, लेकिन संबित पात्रा जी, जीत के साथ भी बहुत परेशानियों के साथ ये जीत मिली है। किनारा नहीं लगाया जनता ने, बीच में ही कहीं पर छोड़ दिया है। फडणवीस साहब का तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कम से कम उद्धव ठाकरे, फिर कौन होगा चेहरा मुख्यमंत्री? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जीत के साथ कभी परेशानी नहीं होती है। जो मैंडेट जनता देती है वही सर माथे धारण करते हैं, उसे परेशानी कभी नहीं माना जाता है। कौन सीएम बनेगा ये प्रवक्ताओं का विषय नहीं होता है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड शाम को मिल रही है, आप और हम सब जानते हैं। इस पर चिंतन आरंभ जरूर किया जाएगा। कौन बनेगा, जब जैसे ही घोषणा होती है वो आपको जरूर बताया जाएगा। मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा सवाल बैठे हैं ना। एक सेकंड जी, ये जो प्रवक्ता बोलकर भागते हैं, आप यहाँ पर एनालिसिस के लिए बैठे हैं ना, तो जरा चेहरों पर भी तो बात होगी। आपसे पूछेंगे तो कि फडणवीस साहब को अगर उद्धव ठाकरे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि गडकरी और फडणवीस उस गैंग में माने जाते थे जो शिवसेना से अलायंस के खिलाफ है, तो कौन कौन चेहरा हो सकता है? जरा इस पर थोड़ी सी तो रोशनी डालेंगे या हर बात यही कहकर टाल देंगे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड को अंतिम फैसला लेना है? क्या क्या हो सकती है संभावनाएं, उस पर भी जरा इस सैफरन डे पर अपना विचार डालिए। नहीं, हमारे पास एक ही गैंग है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे गैंग नहीं है, एक गैंग है, गैंग ऑफ गुड बॉयज, जो डिफीट करेंगे डी कंपनी को, दामाद कंपनी। आज रेटोरिक्स भी थोड़ा बहुत यूज करना चाहिए, मुझे बुरा मत मानिएगा। तो कांग्रेस में जिस प्रकार से हरियाणा में और महाराष्ट्र में अत्याचार किया था, गुड कंपनी। संबित, आपको लग रहा है परेशानी नहीं है? अभी अभी संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें क्या बुरा है अगर अगला मुख्यमंत्री शिवसेना को हो। शिवसेना के सूत्र बता रहे हैं कि 2.5 साल का जो कर्नाटक का फॉर्मूला था जेडीएस और बीजेपी का, उस पर शिवसेना बढ़ना चाहती है। तो परेशानियां बहुत हैं आपके सामने, ये ना सोचिए कि आपकी कोई परेशानी नहीं है। राहुल,
बड़ा आश्चर्य का विषय है। हम और शिवसेना प्यार करे तो मुश्किल, प्यार ना करे तो मुश्किल, हम जो भी करें वो खबर बन जाती है। मुझे लगता है सभी को इंतजार करना चाहिए। राजनीति में संबित जी, संभावनाओं का आपका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जब पब्लिक डाइवोर्स होगा किया तो खबर तो बनेगी। आपने स्थानीय इतिहास का एक नया पन्ना लिखा, एक नया अध्याय लिखा, वो सारा जो है वो सिलेबस में प्रिस्क्राइब हो गया। ये मीडिया का क्रिएशन नहीं था, आपका तकरार पब्लिक में हुआ। और उसके बाद आज जो है वो आप मध्यम बात करते हैं, तो वो ऐसा होता है, बिजली कड़की बादल थे नहीं। बिजली कड़की आपकी इतनी बादल थे नहीं, वैसे नहीं बरसे। नहीं अंजना जी महत्वपूर्ण विषय आपने शुरू से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी शिवसेना के खिलाफ कोई सख्त स्टैंड नहीं लिया। ना हमने उनका पब्लिकली ना भी कभी इंडिविजुअली उनके खिलाफ कुछ कहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच पे से ऐलान किया था कि हम बाबा साहेब ठाकरे का बहुत इज्जत करते हैं, श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति, और उनके खिलाफ कभी नहीं कहेंगे। हमारा स्टैंड शुरू से बाला साहब इतिहास हैं, प्रेजेंट तो उद्धव ठाकरे हैं। बाला साहब इतिहास हैं। इतिहास को सिरोधारण करते हुए भविष्य को भी हमने कहा था कि भविष्य के खिलाफ भी नहीं कहेंगे। बाला साहेब के संस्कारों को लेते हुए शिवसेना के खिलाफ कभी नहीं कहा हमने। नहीं, पर कहीं ना कहीं क्या आप ये मानेंगे संबित कि जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़ चढ़कर ये दिखाने की कोशिश की कि सुनामी बह रही है बीजेपी और मोदी के पक्ष में, जैसा यूपी में हुआ वैसा ही महाराष्ट्र में होगा, यह आंकड़े साफ कर देते हैं कि कोई सुनामी नहीं थी। ठीक है, हवा थी, मोदी के पक्ष में हवा थी, अच्छी खासी हवा थी, अगर साथ में लड़ते तो अच्छे से जीतते, लेकिन राज्य की जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया। ये आज की वास्तविकता है। देखिए राहुल जी, मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये हमसे इतना सवाल पूछा जाता है कि मोदी जी का वेव कहाँ चला गया, मोदी जी टेस्ट कब पास होंगे, अग्नि परीक्षा दे रहे हैं मोदी जी। मैं इतना बोल रहा हूँ, क्यों आज तक ये प्रश्न नहीं उठा? सोनिया फेल्ड, इसमें सोनिया और राहुल फेल हो गए हैं। आप सवाल घुमा रहे हैं संबित। मेरा सवाल सोनिया फेल या राहुल का नहीं था, वो तो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। उनकी तो बहुत हालत खराब है, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में बल्कि चौथे नंबर पर है। ठीक है, आप सभी को मैं रोक रही हूँ। संबित जी आपके पास भी आएंगे इस बीच, आप बने रहिए। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन संजय राउत से हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने बात की है, वो क्या कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, सुनिए। महाराष्ट्र के नतीजे हंग असेंबली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आखिरकार अब सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी के साथ क्या शिवसेना जाएगी और क्या शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी भूमिका रखेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत मौजूद है। संजय जी, क्या आपको अपेक्षा थी कि इस तरीके का परफॉर्मेंस होगा, शिवसेना का परफॉर्मेंस इतना रहेगा और बीजेपी 111 तक सिमट जाएगी? नहीं, हमें लगता था कि ये हमारा परफॉर्मेंस इससे भी अच्छा रहेगा, यह हमारी उम्मीद थी। हमें लगता था कि उससे भी अच्छे नतीजे आ सकते थे, लेकिन आपको मालूम होगा कि शिवसेना महाराष्ट्र में दो सत्ताधारियों से लड़ रही थी। एक तो केंद्र की सत्ता जिनके पास है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे मित्र थे, पूरे प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली की पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, पूरी फौज आई थी उनकी। हाँ, पूरी फौज। फिर जहाँ जहाँ उनके राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के मंत्री, पूरे सांसदगण, पूरे विधायक पूरे देश में से यहाँ आके बैठे थे। सत्ता की ताकत तो होती है कुछ जगह पे, और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सत्ता थी 15 साल से, तो दोनों बाजू में हमारे खिलाफ दो सत्ताधारी थे और शिवसेना का जो शेर है वो बीच में था। फिर भी हमने जी जान से, एक जिगर से यहाँ लड़ाई की है और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमारे आगे क्या ये सवाल है, क्योंकि अभी जो स्थिति दिख रही है उससे लगता है कि शिवसेना और बीजेपी साथ में आएगी तभी महाराष्ट्र में सरकार बन पाए। नहीं, अभी तो ये हंग असेंबली है, त्रिशंकु है, पूरी तरह से त्रिशंकु है। महाराष्ट्र की जनता ने ना किसी को विजयी किया है ना किसी को पराभूत किया है। जनता ने महाराष्ट्र जनता का जो निर्णय है वो कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ तो साफ नजर आ रहा है ना। सत्ताधारी पार्टियां 90 के नीचे यहाँ पर आकर सिमट गई है। हाँ, उनके खिलाफ तो है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है उस बारे में फैसला तो हम अभी नहीं ले सकते। आज शाम तक या कल तक उद्धव जी क्या निर्णय लेते हैं हम उनसे बात करेंगे, लेकिन हमारी भी जो फिगर है वो इतनी बुरी फिगर नहीं है। इतनी दोनों जगह से हम लड़ रहे थे अकेले। तो आपकी अपेक्षा है मुख्यमंत्री पद आपको मिले? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जो हमारा लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी बात असंभव नहीं है, इतना ही मैं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के भी आंकड़े बहुत बड़े हैं, मैं मानता हूँ, फिर भी
सब मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे भी आंकड़े 19 से कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है। मुख्यमंत्री पद की अपेक्षा आपकी रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? मुख्यमंत्री पद की अपेक्षा क्यों नहीं रहेगी? राजनीति में सभी पर्याय होते हैं, सभी विकल्प होते हैं, लेकिन उद्धव जी के लिए और पार्टी के लिए, हम सब के लिए यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र, ये जो हमारी भूमिका लेके हम यहाँ फाइट की है, हम उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की अस्मिता और महाराष्ट्र का विकास, इस मुद्दे पे हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मुख्यमंत्री पद की अपेक्षा हमारी क्यों नहीं रहेगी? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। शिवसेना ने साफ कर दिया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं बीजेपी के साथ, लेकिन सौदेबाजी खूब होगी। अभी उनका एक ही मंत्री है केंद्र में, अब वो कहेंगे अगर मुंबई में समर्थन चाहिए तो आप हमें और मंत्री दीजिए। देखिए तो फिर कहां कहां तक ये पूरी कहानी जाती है, करेंगे चर्चा। मीम अफजल साहब और संबित पात्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सीधे रुक करते हैं। रीमा पराशर हमारी सहयोगी बीजेपी दफ्तर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही है। रीमा, जश्न, पटाखे, मिठाई, और फडणवीस जी का चेहरा क्या कह रहा है आज? चेहरा तो उनका यही कह रहा है कि जैसे उनके सिर पर ताज पहुंच ही गया है, और जिस तरह से मिठाई उनको खिलाई जा रही थी, चेहरे पर खुशी भी दिख रही थी। लेकिन सीधे तौर पर हम यही कहेंगे अंजना कि बीजेपी को जो इस वक्त जीत इस समय हासिल हुई है, उसमें किसी भी हालत में बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि मुख्यमंत्री की दावेदारी से वो पीछे हटे। भले ही शिवसेना अभी कुछ भी कर रही है, लेकिन जो संकेत हमें मिल रहे हैं वो यही है कि अब हार्ड बार्गेनिंग शुरू होगी। जिस तरह राहुल भी अभी कह रहे थे कि केंद्र में किस तरह से अब पकड़ मजबूत की जाए, शिवसेना सत्ता में किस तरह से और ज्यादा आगे बढ़े, एक से ज्यादा मंत्री मिले, और यहां पर भी पोर्टफोलियोज को लेकर जरूर मार पड़ेगी। लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से वो पीछे नहीं हटेगी, और मुख्यमंत्री तो कम से कम बीजेपी का ही होगा। आप देख रहे हैं आपका फैसला 2014। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। संबित, आप कह रहे थे कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई। अभी हमने संजय राउत का इंटरव्यू चलाया, संजय राउत ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री बनने की हसरत अभी भी शिवसेना की है। उन्हें भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का क्यों नहीं हो सकता, तो ये परेशानी रहेगी आपको? देखिए, मुझे लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके ऊपर अपने अपने विषय को रखने के लिए सभी पार्टी इंडिपेंडेंट हैं, मगर जो गणित आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वो गणित ऑब्जेक्टिव है, और वो हर कोई देख रहा है कि सबसे ज्यादा सीट लेके भारतीय जनता पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके महाराष्ट्र में उभरी है, और 25 वर्षों में पहली बार किसी पार्टी ने वहां शतक नहीं, भी पर लगाया वादा है। था संबित तो पात्रा मोदी का कि अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो बीजेपी अच्छे से गवर्न करके दिखाएगी महाराष्ट्र को। अब जब केवल 116 सीटें मिली हैं तो ये जो गुड गवर्नेंस का वादा था, क्या आपको लगता है अब वो गुड गवर्नेंस का वादा पूरा नहीं हो पाएगा और बीजेपी भी उसी ब्लैकमेल पॉलिटिक्स की शिकार होगी जो कांग्रेस थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत स्पष्ट रूप से मोदी जी ने कहा था युति नहीं बहुमत, एक तरह से कंपल्शंस ऑफ कोएलिशंस को समाप्त करने की बात की थी। उन्होंने आह्वान किया था। हरियाणा में वो हुआ है, महाराष्ट्र में अभी पूरे नतीजे, हरियाणा में वो हुआ है, महाराष्ट्र में वो पूरी तरह से अभी नतीजे नहीं आए हैं। आने के बाद अगर भी नहीं होता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड चिंता करेगी कौन से ख्याली पुलाव पका रहे हैं अभी तक आप? 116 सीटों पे आप आगे हैं, पूरे भी हो जाए नतीजे 120 मैं हरियाणा में बोल रहा हूँ। चलिए देखते हैं, नहीं निकलेंगे तो चिंता करेंगे, मगर हम लोग गुड गवर्नेंस जरूर देंगे, ये तो हमारा वादा है। क्योंकि बीजेपी शिवसेना मिलकर बीएमसी चलाते हैं, वो तो गुड गवर्नेंस की मिसाल नहीं है। जब सर्वे होते हैं देखा जाता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट पूरे मुंबई में कौन सी एक संस्था है, बीएमसी सबसे आगे होती है, तो वो किसी भी एंगल से गुड गवर्नेंस की मिसाल नहीं है। कुछ कहना नहीं चाह रहे संबित पात्रा? नहीं, मैं कह रहा हूँ गुड गवर्नेंस की परिभाषा क्या है वो तो जनता आज चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। हम यहाँ बैठ के 100 आवर्स के लिए भी आप और हम डिबेट और डिस्कशन कर लें तो भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जनता का जवाब। और जनता ने जिस प्रकार से वहाँ पे मैंडेट दिया है, जो वोट दिया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना के उभारा है भारतीय जनता पार्टी को, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जनता जानती है कि अगर गुड गवर्नेंस कोई दे सकता है। कौन से आंकड़े देख रही है? आंकड़े दिख रहे हैं, ये मैंडेट उलझा हुआ है। एक सेकंड संबित, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के तो भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में भी आप बने थे, दिल्ली में भी तो यही हाल था, 32 सीटें आई थी, आपने कहा हम जीते नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। यही लॉजिक महाराष्ट्र में भी अप्लाई किया जा सकता है कि आपने जो दिल्ली में बात कही कि हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला इसलिए सरकार नहीं बनाएंगे, तो महाराष्ट्र में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपका वादा था अकेले सरकार बनाने का। नहीं, दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी जैसे अनार्किस्ट पार्टी थी,
वैसी अनार्किस्ट पार्टी हर जगह है ये नहीं है, उस पर डिपेंड करता है ना सरकार बन पाएगी कि नहीं। आम आदमी पार्टी ने कमर कस रखा था कि अनार्की फैलाना है, सरकार बनने नहीं देना है। अगर वहां पे महाराष्ट्र में भी दूसरी पार्टियां ऐसी ही विचारधारा रखेंगी कि किसी भी कीमत पे सरकार नहीं बनने देना है और महाराष्ट्र की जनता को परेशानी के हवाले कर देना है। संबित जी आपको रोक रही हूँ, संबित जी रोक रही हूँ, एक दो सवाल और भी है, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा इस वक्त बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, सुनिए। किसानों की जमीन के साथ अन्याय करने का विषय हो, इन सब के खिलाफ और मोदी जी के सुशासन के प्रति मुहर लगाई है इस वोट में, आप सबको मैं बधाई दे रहा हूं। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जिस संगठन कौशल का परिचय दिया है और उस संगठन कौशल को, इस वातावरण को वोट में तब्दील किया है, उसके कारण इस वातावरण को हम ईवीएम की मशीन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट सरकार बनाने का जो निर्णय लिया और ये जो अमित शाह जी ने किया उसके लिए जो बधाई देता हूं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत की। अमित शाह जी के संगठन कौशल के कारण हम लोगों को चुनावी रणनीति में सफलता मिली। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। कुछ ही देर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी भी आएंगे। आप सब लोग भारी मात्रा में उनका स्वागत करिएगा, ये मेरा निवेदन है। हम सब लोग बड़ी संख्या में एकत्र रहें, यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अहम महासचिव हैं, अमित शाह के बेहद नज़दीक, मोदी के भी बेहद नज़दीक। दिखाने की कोशिश बीजेपी ये कर रही है कि जीत हो गई, और कुछ हद तक अंजना ये सही भी है, क्योंकि वरना अगर शिवसेना के साथ मिल के लड़े होते तो शिवसेना तो 119 सीटें देने को तैयार थी, 117 अपने दम पर लेके गए, अपने दम पर ले। लेकिन हकीकत यह है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वो संबित पात्रा नहीं कहेंगे, यह हकीकत है कि सिंगल मेजॉरिटी की सरकार की जो उनकी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। तो दिल्ली में तैयारी पूरी है, जल्दी से जल्दी से पूछे कि जहां पर 6 पार्टियां लड़ रही थी, अब बसपा को भी जोड़ लीजिए, 5 तो आपको मालूम है कौन सी हैं महाराष्ट्र में, तो क्या पूर्ण बहुमत किसी को मिलता? कितनी भी MIM भी 4 पे आ गई, अब MIM 4 पे आ गई, तो 7 पार्टियां फिर आप ले लीजिए। अगर भाजपा, शिवसेना, NCP, कांग्रेस, मनसे और बसपा और MIM, अब जहाँ 7 है, क्या हम ये बार बार जो कह रहे हैं, क्या ये विश्लेषण सही है? और दूसरी तरफ जनता की तरफ से ये बोलूँ कि 100 अगर 10 में से अगर 20% 20% ले करके कोई सरकार बनाने की कोशिश करे, आ जाती सीटें, तो 10 में से केवल 2% की ही पसंद होती ना वो सरकार। अगर अब शिवसेना आती है इनके साथ में, तो हो सकता है कि 2 और आ जाए या 1.5 और आ जाए, तो 10 में से 3.5 जो भी होगा, 10 में से 3.5, 10 में से 4 लोगों की पसंद की सरकार होगी, 6 तो इनके खिलाफ होंगे।